टूना, अरे ओ टूना, मर गया क्या तू? अरे ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? टूना तो खेत में गए हैं। हाँ, खेतों में जाकर तो वो लौकी, परवल, मूली और करेला उगाता है। हाँ सेठ जी, उतनी ही जमीन तो है हमारे पास। वो भी अब नहीं रहेगी। मतलब? ले लूंगा, पूरी जमीन ले लूंगा। सुनो, आज टूना को मेरे घर में भेज देना। जो हिसाब किताब करना है मैं कर लूंगा, ठीक है ना? क्यों जी, ये कद्दू आप बाजार से लाए हैं? नहीं, ये तो हरी चाचा ने दिए हैं। वो नहीं खाएंगे इसीलिए मेरे को दे दिए। तो आप बाजार नहीं गए? नहीं, ये सब्जी मिल गई इसीलिए नहीं गया, और वैसे भी पैसे भी तो नहीं है। तो फिर घर में तो चावल खत्म हो चुका है। देखो ना, पड़ोसी से थोड़ा चावल मांग लाओ और उसी को पका दो। उसके बाद देखता हूँ, सेठ जी से थोड़ा उधार ले लूँगा। अरे हाँ, सेठ जी आए थे, आपको मिलने को बुलाया है। कह कर गया है कि जमीन जब्त कर लेगा। अरे मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। अरे पानी पीकर तो जाए। हे ऊपर वाले, रक्षा करना। जी सेठ जी, आपने मुझे बुलाया था। क्या करूं बता, बिना बुलाए ये महाराज तो आते ही नहीं है। घर जाने पर भी तेरा अता पता नहीं चलता है। बहुत बिजी रहता है तू। जी, मैं खेत में था। खेत में? मतलब लौकी और कद्दू की खेती? चल छोड़, सूतर मोल मिलाकर तेरे जितने भी रुपये हुए हैं वो तेरी जमीन और तेरी झोपड़ी मिलाकर बेचने से भी पूरी नहीं होगी। आई बात समझ में है? इस बार मैंने कद्दू की खेती की है। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं आपके पैसे चुका दूंगा। तेरा एक बार के कद्दू की खेती से तो मेरा कर चुकाएगा। चुका दूंगा सेठ जी, चुका दूंगा। अब बस कुछ दिनों की ही तो बात है सेठ जी। तेरा रोज रोज के बहाने सुनकर मैं तो परेशान हो चुका हूँ, समझे? तो अब अपनी झोपड़ी और जमीन मेरे नाम कर दे। मालिक, अगर आपने वो जमीन ले ली तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे मालिक। चल जा यहाँ से, मैं तेरे जमीन को बेचने का इंतजाम करता हूँ। चल जा जा। सेठ जी, कम से कम कद्दू तो बेच लूँ मैं। है तो कद्दू बेच या ढोल बजा, वो तेरा मसला है, मैं उसमें नहीं पड़ूंगा। चल जा, मुझे परेशान मत कर, चल जा यहाँ से। टूना वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है। मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा, मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो दे दो। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है माँ जी। तो कुछ खरीद कर ही दे दो, खा लूंगी। ये देखिए, मेरे पास बस 1 रुपया ही है। इसे बस एक मिठाई ही मिल सकती है। माँ जी चलिए। टूना दुकान से बूढ़ी चिड़िया को मिठाई खरीद कर दे देता है। मेरा मन तो भर गया। देख बेटा, मैं किसी से कुछ भी ऐसे नहीं लेती हूँ। ये बांसुरी रख ले। अरे नहीं नहीं, इसे लेकर मैं क्या करूँगा? संभाल कर रखना, हो सकता है कभी काम आ जाए। ठीक है, चलती हूँ। बंसी तो आज सेठ जी मेरे बजा चुके हैं बूढ़ी माँ। चलो जाने दो, बेटे को दे दूंगा। पिताजी, पिताजी, बाजार से मेरे लिए खिलौने लाए हैं। अरे नहीं बेटा, समय नहीं मिला बाजार जाने का। ये ले ले, ये तू रख ले। अच्छा खाना खा के खेत में चले जाना। इस बार कद्दू अच्छे लगे हैं, चूहे उसे खराब न कर दे, इसका ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। अरे अभी तो ये फल लगे ही थे, इतनी जल्दी जल्दी ये बड़े कैसे हो गए? ये तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। वाह वाह, इस मौसम में कद्दू बेचकर बहुत फायदा होगा। टूना कद्दू तोड़ लेता है, फिर उसे बाजार में बेचने पहुंच जाता है। कद्दू ले लो कद्दू, मीठे मीठे कद्दू। वाह, अभी तो कद्दू की सीजन भी नहीं है और तुम अभी से कद्दू लेकर बैठ गए। हाँ हाँ, मैंने बहुत पहले पौधा लगाया था ना, बस इसीलिए। ले जाइए कद्दू ले जाइए।
बहुत ही पका हुआ लग रहा है ये तो। एक काम करो, मुझे एक दे दो। कितने की है? जी ये समय से पहले की कद्दू है ना, इसीलिए मीठी है, इसीलिए दाम थोड़ा ज्यादा है। एक एक कद्दू 30 रुपए की है। ठीक है दो। इस समय कद्दू वैसे भी मिलती नहीं है। दे दो। पिताजी, आज मछली लाए हो? हाँ बेटा। सच में आज कितने दिनों बाद हमारे घर में मछली आई है। अरे बेटा, कल खेतों में तूने कुछ किया था क्या? नहीं पिताजी, मैंने तो बस ये बांसुरी बजाकर कद्दू की पहरेदारी की थी। तेरी बंसी कहाँ है? मैं आता हूँ खेत से। अरे खाना तो खा लीजिए, अभी क्या करोगे खेत में? आता हूँ, तुम लोग खाना खा लो। फिर टूना खेतों में जाकर बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की धुन से कद्दू बड़े होने लगते हैं। अरे माँ जी, आप तो जादूगर निकली। ऊपर वाले ने ही आपको भेजा था माँ जी। अब ये जमीन मेरे हाथों से नहीं जाएगी। अब कल बाजार जाकर जो पैसे मिलेंगे उसको कालू सेठ को सूद समेत लौटा दूंगा। फिर सारी सब्जियाँ एक एक कर लगाऊंगा। ये मेरे बाप दादा की जमीन है, ये मेरे ही रहेगी। हाँ। क्या बात है टूना, तेरे जमीन के कागज तैयार है ना? और ठीक से मेरा नाम लिखा है ना? बता। नहीं सेठ जी। तो वो तो मैं जानता ही था, तू एक नंबर का अनपढ़ जो है। जी सेठ जी, वो मैं सूद के पैसे लाया हूँ, ये लीजिए। ये इतने सारे रुपये तुझे कहाँ से मिले हैं आखिर? तूने चोरी की है ना? नहीं सेठ जी नहीं, ये सब तो मैंने कद्दू बेचकर कमाए हैं। पर तूने तो कहा था तूने अभी पौधे लगाए हैं, इतनी जल्दी बड़े भी हो गए। जी हाँ, अब मैं चलता हूँ। इसकी जमीन तो हाथ से निकल रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। आखिर इतने पैसे आए कैसे? टूना फाइल तोड़ ही रहा होता है कि वहाँ कालू सेठ अपने नौकरों को लेकर आ जाते हैं। हैं? अभी तो कद्दू हुआ था, अब ये तोरई भी आ गई। आखिर मामला क्या है? ऐसा लगता है कि ये जमीन सोना उगल रही है, सोना। अरे तुम लोग जमीन को मापना शुरू करो, चलो। लेकिन क्यों मालिक? सूद के सारे पैसे तो मैंने दे दिए थे ना। अरे तूने केवल सूद के पैसे दिए थे, अभी मूल तो दिया ही नहीं है तूने। चलो जल्दी नापो, कितनी जमीन है, जल्दी करो। सेठ जी दया करके ये जमीन मत लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी। अरे चल हट। अरे सुनो, इसको मेरे नजरों से दूर हटाओ, ये मेरी नजरों के सामने नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया सेठ जी, जमीन आप लेकर ही रहोगे, पर मुझे छोड़ दीजिए। अपने मन की तसल्ली के लिए थोड़ी बांसुरी ही बजा लेता हूँ। अरे तुम लोग इधर आओ, इसको आखिरी बार बांसुरी बजाने दो। टूना बांसुरी बजाने लगता है और कालू का शरीर बढ़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? मैं इतना बड़ा कैसे होते जा रहा हूँ? ये पकड़ो, मुझे पकड़ो। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये क्या हो रहा है? कालू को बढ़ता देख उसके नौकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ से गुजर रहे चील का झुंड कालू को देख लेते हैं। वाह, इतना बड़ा कौवा, आज तो इसका मांस खाकर हम सबका पेट भर जाएगा। चलो उठा लो इसे। अरे मुझे छोड़ दो, मैं सेठ हूँ, मुझे जाने दो। अब टूना बिना किसी रोक टोक के खेती करने लगता है और सब्जियां उगाता है। वहीं पास के जंगल में कालू कौवा के यहाँ बड़ा हादसा हो जाता है। उसकी बेटी खाना बनाते हुए पूरी तरह से जल जाती है। घर वाले उसे जला हुआ देखकर बड़ी परेशान थे। नीम हकीम हर जगह की दवा उसकी करा चुके थे, लेकिन कोई भी उसके चेहरे और हाथों को ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी टूना के जंगल का एक पक्षी कालू कौवा के पास किसी काम से जाता है और जब उन्हें उनकी बेटी की परेशानी का पता चलता है
अरे कालू कौवा जी, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जंगल का टूना ऐसा दवाई देता है, बस एक दो बार ही इस्तेमाल से रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मेरी बात मानो, अपनी बिटिया को वही दिखा आओ। सचमुच में अगर मेरी बेटी को उसकी दवाइयाँ लग गई और मेरी बेटी सही हो गई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका घर अनाज से भर दूंगा। फिर क्या सोच रहे हो? चलो जी, हम टूनी को लेकर टूना के पास जाते हैं। टूनी अपने चेहरे को हर समय दुपट्टे से ढक कर रखती थी। उसे अब बाकी लोगों से मिलने जुलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कोई भी उसके झुलसे हुए चेहरे को देखता तो उसके मुंह से एक बार को चीख निकल ही जाती। जब टूनी को ये बात पता चलती है तो वो खुश तो होती है, लेकिन वो फिर उदास हो जाती है। माँ, मैं थक गई हूँ। कभी इस डॉक्टर के पास जाओ, कभी उस वैद्य के पास जाओ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। बेटा, उस जंगल के पक्षी ने कहा है। उस जंगल के टूना के हाथ में बहुत सफाई है। उसके हाथ की दवाइयाँ पक्षियों को जल्दी ठीक कर देती है। मैं मानती हूँ, हम बहुत जगह घूमे हैं, पर अपनी माँ के कहने पर बस एक बार तू मेरे साथ चल तो सही। फिर अगले दिन टूनी को लेकर टूना के जंगल आ जाते हैं। आइए आइए, बताइए क्या हुआ है। ये मेरी बेटी टूनी है। इसका चेहरा खाना बनाते वक्त जल गया। इसका चेहरा पूरी तरह से सुलझ गया है। बहुत इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें किसी ने बताया तुम्हारे पास जादुई दवाई है। अगर आप इसी तरह दुपट्टा लपेट कर बैठे रहेंगी तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि आपका चेहरा कितना जला हुआ है तथा आपको क्या दवाई देनी है। नहीं, मैं अपना दुपट्टा नहीं निकालूंगी। पिताजी ने बता दिया ना, मैं कितनी जली हूँ। जो भी मेरा चेहरा देखता है वो डर जाता है। भला ये क्या बात हुई? तुम अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओगी तो वो फिर इलाज कैसे करेगा? टूना उसे बहुत समझाता है और आखिर टूनी अपना दुपट्टा उतार देती है। टूना देखता है कि उसका एक तरफ का चेहरा और हाथ बुरी तरह से जला है। टूना उनको 2 बोतल उठाकर देता है। ए जादुई जामुन के पेड़ से टूटे हुए जामुनों, मैं यह दवाई उस टूनी को दे रहा हूँ। टूनी को जल्दी से अच्छा कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टूना उस दवाई को कालू कौवे को दे देता है और 1 हफ्ते बाद आने को कहता है। टूनी जी, आप एक बोतल और लीजिए और इसे अपनी जली हुई जगह पर लगा देना। देखना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और दुपट्टे को हर वक्त लपेट कर मत रखना। टूनी को कोई उम्मीद नहीं थी। वो मरे मन से टूना से वो बोतल ले लेती है और घर जाने पर अपनी माँ से कहती है, भला ऐसी कोई दवाई होती है कि उसे खाओ पियो लगाओ और ठीक हो जाओ? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दवाइयाँ खाई और लगाई ही तो जाती है। तुम एक बार खाकर तो देखो। अगर आराम नहीं पड़ा तो हम नहीं जाएंगे। सच में अगर आराम हो गया तो सोचो तुम कितनी सुंदर दिखोगी। बस माँ, तुम मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाती रहती हो और दवाइयाँ खिलाती रहती हो। गोरी कौवी बड़ी पाबंदी के साथ टूनी को रोज दवाई देती और चेहरे पर भी लगाती। 3 दिन में टूनी को झुलसे हुए चेहरे ठीक दिखाई देने लगी। अब उसका मन थोड़ा खुश था और अब खुशी खुशी दवाई खा रही थी और दवाई लगा भी रही थी। 1 हफ्ते होते ही उसके दाग बहुत हल्के हो गए थे। माँ, सचमुच में वो तो जादुई दवाई है। देखो तो मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया है। चलो ना माँ, आज हम फिर जाकर दवाई ले आते हैं। हाँ मेरी बच्ची, हम जरूर चलेंगे। टूनी भी एक बार आकर दवाई लेकर चली जाती है। अब वो बिल्कुल ठीक थी और जब टूनी का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया तो
तो वह पहले की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी। एक दिन कालू कौवा, गोरी कौवी और टूनी टूना को मिलने आते हैं। अरे टूनी जी, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं और सच में आप बहुत सुंदर भी हैं। बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ। क्या तुम्हारी माँ से बात हो सकती है? तभी टूना की माँ वहाँ आ जाती है और कालू कौवा उसकी माँ से कहता है, अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढे तो हमें टूना जैसा दामाद नहीं मिल सकता। आप हमारी टूनी को अपने घर की बहू बना लो। और ये सुनकर टूना मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। और कुछ दिन बाद टूना की शादी टूनी से हो जाती है। जादुई जामुन के पेड़ की वजह से अब टूना का जीवन बहुत ही खुशहाल था। जंगल में रानो नाम की चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का काम किया करती थी। अपने बच्चों की खुशी और पालन पोषण के लिए रानो बहुत मेहनत किया करती थी। चाहे ठंड हो या फिर जोरों की बारिश, रानो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। उसी जंगल में गौरी के पति कालू की बहुत बड़ी चूड़ियों की दुकान थी। इसीलिए सारे पंछी कालू की दुकान से चूड़ियाँ खरीदा करते थे। एक दिन रोज की तरह रानो चूड़ी बेच रही थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, आओ बहन, चूड़ी ले लो। तभी दूसरे जंगल से आई मीठी चिड़िया रानो के पास आती है। सुनो रानो मौसी, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। ठीक है। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। सुनो मैडम जी, आप यहाँ से चूड़ी क्यों खरीद रही हो? मेरे पति की बड़ी चूड़ियों की दुकान है। वहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ। अच्छा, फिर तुम रहने दो चिड़िया, मैं इनकी दुकान से चूड़ी खरीद लूंगी। गौरी उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाती है। बेचारी रानो कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रानो के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। रानो चिड़िया उदास हो जाती है। तभी उसके पास गौरी आ जाती है। गौरी रानो से बहुत बहसबाजी करती है और गुस्से से रानो की टोकरी में लात मार देती है। ये ले, अब बेच अपनी चूड़ियाँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। बेचारी रानो चिड़िया अपनी टूटी चूड़ियों को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा से चूड़ियाँ खरीद सकूं। रानो दुखी मन से घर चली जाती है। घर आकर देखती है तो बच्चे ठंड से कांप रहे होते हैं। अरे बच्चों, तुम्हें तो ठंड लग रही है, मैं तुम्हें अभी कंबल निकाल कर देती हूँ। रानो बच्चों को बड़ा सा कंबल निकाल कर दे देती है। बच्चे उस कंबल की गर्माहट में सो जाते हैं। अगली सुबह पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी पंछी काम पर नहीं जाता है। उसी रात दूसरे जंगल से भूखी और ठंड से कांपती चील अपना रास्ता भटक जाती है और वो सीधा कालू के घर का दरवाजा खटखटाती है। इस वक्त कौन है इतनी ठंड में जो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है? ऐसे बोल ही रही थी गौरी, तभी चील उसके सामने आ जाती है। चील, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हो? ठंड और रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मुझे अब यहाँ रुकना होगा। पर चील, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? मुझे भूख भी बहुत लगी है। इतना सुनते ही गौरी और कालू घर छोड़कर वहां से जंगल में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी ठंड में कहाँ जाया जाए। कालू को एक रास्ता दिखाई देता है।
जंगल में इस वक्त रानो मौसी ही मदद कर सकती है। लेकिन गौरी रानो के घर जाने में आनाकानी करती है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ रानू मौसी के यहाँ। कालू रानो मौसी के घर आ जाता है और गौरी पीछे पीछे। रानू मौसी, दरवाजा खोलो, मैं कालू। कालू, गौरी, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। रानो मौसी दोनों को जल्दी से एक गरम कंबल और एक एक कप चाय देती है। फिर कालू सारी घटना रानो मौसी को सुनाता है। कोई बात नहीं कालू, ये भी आप ही का घर है। गौरी अंदर ही अंदर रानो मौसी से माफी मांगने को हो रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत करके गौरी, मौसी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कैसा बुरा बर्ताव, मुझे भी बताओ। कोई बात नहीं गौरी, रात गई बात गई, मैंने तो कब का भुला दिया है वो सब। फिर गौरी सारी बात कालू को बताती है कि कैसे उसने रानो मौसी की सारी चूड़ियों को तोड़कर बेकार कर दिया था। गौरी, तुम इतना गिर सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें तो मुझे अपनी पत्नी के। अगली सुबह रानो कालू की दुकान पर काम करने जाती है और शाम को कालू रानो को उसके बदले में उसकी पगार दे देता है। इस तरह रानो को काम भी मिल जाता है और वह अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू कर देती है। चलता हूँ टोनी, मेरे जाने के बाद तुम्हें ही माँ और कुकू बेटी का ख्याल रखना है। ये सुनकर टूनी का मन भर आता है, तो वहीं टूना की छोटी सी बेटी उसे जाता देखकर डबडबी आंखों से बोली, बाबा बाबा, हमें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो? तेरे पापा दूसरे जंगल जा रहे हैं और ढेर सारे पैसे कमा कर लौटेंगे कुकू। अच्छा माँ, चलता हूँ। जा रहा है मेरे लाल। जाऊंगा नहीं तो उस कालू सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा माँ? तू नहीं जानती मेरे दिल पर क्या बीतती है जब वो मेरे घर आकर मेरी माँ, पत्नी और छोटी सी बेटी को गालियाँ देता है। गरीब को कभी साहूकार ठगता है या कभी कर्जदार उसे 1 के 10 वसूल कर उसे जीने नहीं देता। टूना का भी यही कहानी है। वह रामपुर के जंगल में अपनी माँ, पत्नी और एक बेटे के साथ एक छोटी सी पुरानी टूटी फूटी मिट्टी के घर में दिन काट रहा था। जंगल में रहकर उसे दिन भर मेहनत करके भी उसे रोज के 50 रुपए ही मिल पाते थे, जिससे वे सब आधे पेट खाकर रहने को मजबूर थे। इसलिए हर गरीब की तरह कमाने के लिए टूना अपना घर छोड़कर चला गया। वहीं बच गई तो टूनी और उसकी सास और छोटी सी बेटी। जैसे तैसे ही कुछ महीने बीत गए, पर टूना का कोई खबर नहीं आया। अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। बारिश के कारण ठंड में चारों ओर कोहरा मचा था। हे राम, आज तो कितनी ठंड है, ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवा और बारिश सीधे टूटे हुए हिस्से से घर में घुस रही है। दादी दादी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी कंबल में ले लो। ऐसा कहकर छोटी सी कुकू भी जोर जोर से कांप रही थी। आजा मेरी बच्ची, दादी के पास आजा। आज तो बारिश गजब ठंड आ रही है माँ जी, बहुत ठंड लग रही है। बहू, तू भी कंबल में आजा। तूने स्वेटर भी नहीं पहना है। तुझे ठंड लग रही है तो तेरे होने वाले बच्चे को भी ठंड लग सकती है। ऐसे में संभल कर रहना पड़ता है बेटी। अंधेरा होने को आया है, बारिश थम गई है, मैं लकड़ियाँ बीनकर ले आती हूँ। खाना भी तो बनाना है माँ जी। बेचारी टूनी कपकपाते हुए झोपड़े में से निकलकर लकड़ियाँ बीनने निकलती है। पूरे जंगल में शाम होते ही बारिश के कारण सभी तरफ कोहरा छाया हुआ था। इसके
केले के पेड़ पर तो फल आ गया है, क्यों ना इसी को तोड़कर आज सब्जी बना देती हूँ। वैसे भी घर में एक भी सब्जी नहीं है, रोज रोज रूखी सूखी रोटी ही खाते हैं। टूनी केले के पेड़ से केले तोड़कर उसी की सब्जी रोटी बनाकर खिलाती है। अरे वाह माँ, ये केले की सब्जी तो बड़ी अच्छी बनी है। अब मैं केले के पेड़ को रोज पानी दूंगी ताकि वो और फल दे, नहीं तो हमें रूखी सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुकू की बात से दोनों सास बहू का दिल भर आता है। सब सो जाते हैं, पर गरीब टूनी और रानू को कहाँ पता था बारिश की रात उन पर आफत ढाने वाली थी। आधी रात तेज हवाओं के साथ जोरदार तूफान उठा और रात भर बारिश होने लगी, जिससे उनके मिट्टी का घर गलकर बहने लगा। टूटे हुए हिस्से से ठंड और बारिश का कहर गरीब टूनी के घर में घुसने लगा। टूनी और रानू का मन दुख से भर गया और वो ऊपर वाले को याद करने लगी। हे भगवान, कहाँ हो प्रभु, दया करो, ले देकर इस ठंड के भीषण तूफान में हमारे पास एक ही आसरा है, इसे भी छीन लोगे तो कहाँ जाएंगे हम। आखिरकार उनका मिट्टी का सालों पुराना घर बारिश में जगह जगह से पा गया। टूनी, रानू, उसकी बेटी रात भर बारिश के पानी में ठंड से ठिठुरती रही। तभी तूफान से केले के पत्ते टूटकर गिरे। माँ, बहुत जोरों की ठंड लग रही है, कुछ उड़ा दो ना। क्या उड़ाऊं मेरी बच्ची, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अजी, हम सबको छोड़कर क्यों कमाने चले गए? गए भी तो वही के होकर रह गए। तभी टूनी की नजर केले के पत्तों पर गई। तीनों केले के पत्तों को ओढ़ लेती है। थोड़ी देर में मौसम साफ हो जाता है। बहू, ये घर तो अब रहने लायक बचा भी नहीं है। अब इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं जो दुख में हमारा साथ दे जाए या घर बनते तक हमें अपने घर में रख ले। टूनी ने केले के पेड़ को देखकर कुछ सोचकर कहा, माँ जी, हम अपना घर बनाएंगे। पर बिना पैसे के हम सास बहू अपना घर कहाँ से बनाएंगे बहू? माँ जी, इस केले के पत्तों से हम अपना घर बनाएंगे। हमारा घर पूरी तरह से नहीं उजड़ा माँ जी। हम इस केले के पत्ते से फिर से इसे रहने लायक बनाएंगे। केले के पत्तों से घर बनाने का सुझाव रानू को पसंद आता है। इसके बाद टूनी केले के बड़े बड़े पत्तों को काट कर जमा करती है। बहू, इस केले के पत्तों से घर तब अच्छा बनेगा जब हम अपनी मिट्टी के घर को गोबर से लीप कर मजबूत कर लें। ठंड में गोबर से घर गर्म भी रहेगा। इसके अलावा हमें केले के थोड़े और पत्ते तोड़कर इकट्ठे करने पड़ेंगे। सिर्फ इतने पत्तों से बात नहीं बनेगी। जंगल से केले के पत्ते लाकर टूनी उससे घर बनाने में लगाती है। तभी टूनी कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। उसे देखकर कुकू दौड़कर आती है। मामा, तुम्हें क्या हो गया माँ? आंखें खोलो। दादी दादी, जल्दी आओ, माँ को कुछ हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रही। बहू, आंखें खोल, क्या हो गया तुझे? मैं ठीक हूँ माँ जी। हमें जल्दी से जल्दी घर को लीप कर केले के पत्ते के घर को पूरा करना होगा। आसमान का रंग बता रहा है आज फिर से बारिश होने वाली है। आधा दिन लगाकर घर को गोबर से लीपकर दोनों सास बहू ठंड की मार सहकर मजबूती से गीली गोबर लेपकर केले के पत्ते चिपकाकर घर को पूरा कर लेती हैं। केले के पत्तों का घर बनकर तैयार होता है तो वहाँ बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। टूनी रोते हुए बोलती है, देखिए माँ जी, बन गया, हमारा घर बन
बन गया। हाँ बहू, अब हमें टूटे हुए घर में ठंड की मार सहनी नहीं पड़ेगी। चलो ना अंदर चलते हैं। जैसे ही सब अंदर आते हैं तो वहाँ बड़ी गर्माहट होती है। माँ, ये केले के पत्ते वाला घर तो एकदम अमीरों के घर में लगे हीटर जैसा गर्माहट दे रहा है। माँ, कहीं ये वाला घर भी पहले वाले घर की तरह टूट तो नहीं जाएगा? नहीं मेरी लाडो, ये घर नहीं टूटेगा और नहीं अब ठंड में हम बेघर होंगे। तभी एक दिन टूना घर लौट आता है। उसे देखकर दोनों सास बहू की आंखें भर आती है। जी, आ गए आप। कहाँ थे इतने महीनों से? आप जानते भी हैं, आपके जाने के बाद हमें कितना सहा इस ठंड में। घर तक टूट गया था हमारा। टोनी, मुझे माफ कर दो। अरे, परिवार से दूर रहकर मैं भी खुश थोड़ी था, पर तुम लोग से दूर नहीं जाता तो कमा कर कैसे लाता। फिर कमाए हुए पैसे से कर्ज चुकाकर टूना जंगल में ही किराने का दुकान खोल लेता है और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। टूना अपनी खेत में खीरे की खेती किया करता था और उन्हीं खीरे को बाजार में बेचा करता था। खीरे ले लो, खीरे, ताजे ताजे खीरे। अरे भाई, आओ आओ, खीरे ले लो, खीरे। टूना का खीरे बेचकर अच्छी कमाई होती है और उसी से वह अपना घर चलाया करता था। ऐसे ही एक सुबह टूना की पत्नी टूनी उसे कहती है, अजी सुनते हो, मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे सोने का हार लेना है। वो मेरी बहन की शादी है ना, उसी में पहनूंगी। अच्छा ठीक है, अलमारी में रखी है पैसे। जितना पैसे लेना है ले लो, और हाँ, अच्छे से तैयार होके जाना अपनी बहन की शादी में। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी में सभी चिड़िया तुम्हें ही देखती रहे। और क्या, मैं तो चाहती हूँ हर चिड़िया की किस्मत मेरी ही तरह हो। हाँ टूनी, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। एक ऐसा भी वक्त था जब तुमने मेरा कितना साथ दिया था। आज तुम्हारी वजह से ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए दिल खोल कर खर्चा करना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। टूनी अपने पति से पैसे लेकर सोनार चिड़िया के पास आती है और खुद के लिए सोने का हार लेती है। तभी रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन गोरी कौवी दिखाई देती है। अरे टूनी बहन, तुम सोनार की दुकान में गई थी क्या? क्या लेकर आई हो, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे गोरी, दरअसल मेरी बहन की शादी है, इसीलिए मैंने अपने लिए सोने का हार लिया है। अगर तुम्हें मेरा हार देखना है तो मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि ऐसे रास्ते में मैं नहीं दिखा सकती। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, क्योंकि चोरों का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ से आकर चोरी कर ले क्या पता। हाँ, तभी तो कह रही हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टूनी स्वभाव से बहुत भोली थी। वो गोरी को अपने घर ले जाती है और उसे अपना हार दिखाती है। हार देखने के बाद गोरी को मन ही मन जलन होने लगती है। वैसे टूनी, ये हार तो काफी महंगा होगा, क्योंकि इस हार में वजन भी अच्छा है। लगता है अब तुम्हारा पति अच्छा कमाने लगा है, इसीलिए वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर रहा है। वैसे गोरी, सच बताऊं तो मेरे पति ने शुरू से लेकर अब तक यही चाहा है कि वो मेरी हर इच्छा को पूरी कर पाए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एक एक रुपया जोड़कर अपने पति का सहयोग किया करती थी। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज मेरे पति बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए अब वो किसी भी चीज के लिए मुझे कभी मना नहीं करते। तुम्हारा ही सही है टूनी, एक हम है जो अभी तक गरीबी में ही जी रहे हैं। अब मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है ऐसे सोने का हार। मैं तो नकली हार पहन लूं, वही बहुत है मेरे लिए। अरे गोरी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या पता आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो। आगे आने वाले वक्त का तो मुझे नहीं पता, फिलहाल तो गरीबी में ही जीवन काटना पड़ेगा हमें। इतना बोलकर गोरी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। फिर घर आकर गोरी अपने पति कालू कौवे से बोलती है,
तुम बस घर में सोती रहो। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे कैसे शर्म, क्या हो गया है तुम्हें? अरे ऐसे घर में बैठे रहने से हमारा गुजारा हो जाएगा क्या? अरे गौरी, तुम्हें तो मालूम ही है मैं दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। अब मुझे काम ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्या ही करूं? अपनी जान दे दूं क्या? देखो मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं। अरे कम से कम टोनी के पति को ही देख लो। अरे उसने आज अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाया है। इतनी तरक्की कर रहा है कि पूछो ही मत। और एक तुम हो, तुम्हारे बस की तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो उसकी पत्नी ने उसके बुरे वक्त में उसका पूरा सहयोग किया था, और एक तुम हो जो मेरे बुरे वक्त में मुझे ताने दे रही हो। अरे रहने दो, तुम जैसे निठल्ले के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपने मायके चली जाऊं। अरे ऐसे मत बोलो गौरी, तुम्हें तो पता ही है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना, आज नहीं तो कल मुझे काम जरूर मिलेगा। तुम्हें काम मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं सामने वाले को भी खुश नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करो जिससे टूनी की खुशहाली चली जाए। गोरी को टूनी की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अब कैसे भी करके टूनी की खुशी में आग लगाना चाहती थी। ऐसे ही एक सुबह टूना उठकर अपने खेत में जाता है और खेत का नजारा देखकर टूना एकदम हैरान था। खेत में जितने भी खीरे थे सारे खीरों को किसी ने ट्रैक्टर से कुचल दिया था। हे भगवान, ये सब क्या है? आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज अचानक ये सब कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाया है ताकि मेरे सारे खीरे खराब हो जाए। बेचारा टूना अपने खेत का ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी था और वो हताश परेशान होकर अपने घर आता है और टूनी को सारी बात बताता है। आप ये क्या कह रहे हैं और हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा किसने किया? मुझे नहीं पता टूनी, आखिर ये सब किसने किया? ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। इसे इन सब से दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद टूना फिर से खीरों की खेती करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते खीरे की फसल लग जाती है और एक बार फिर से कालू कौवा ट्रैक्टर की मदद से टूना के खेत में जितने भी फसल थी उन सबको कुचल देता है। अगली सुबह फिर से टूना अपने खेत में आता है और खेत की हालत देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है? टूना अपने खेत में बैठकर बहुत बुरी तरह से रो रहा था। तभी वहाँ एक जादुई परी आती है और वो टूना से कहती है, क्या हुआ टूना, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। बताओ आखिर क्या परेशानी है? अरे ये क्या, तुम तो परी हो? हाँ, मैं जादुई परी हूँ। अब बताओ क्या बात है? हे जादुई परी, मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने बहुत मेहनत से खेत में खीरे की खेती की थी, कोई बार बार मेरी फसल को नष्ट कर दे रहा है। कोई बात नहीं टूना, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब से तुम्हारी खेत में जादुई खीरे की खेती होगी। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद टूना देखता है कि उसके खेत में अपने आप खीरे की खेती हो जाती है। ये देखकर टूना बहुत खुश होता है और वो चुपचाप अपने घर चली जाता है।
फिर वही कालू घूमता हुआ फिर से टूना के खेत की ओर आता है और खेत का नजारा देखकर कालू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या, कल रात को ही तो मैंने इस खेत को नष्ट किया था। कालू भागता हुआ गोरी कौवी के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। आपको पूरा विश्वास है ना कि आपने टूना की ही खेत को नष्ट किया था? कहीं आपने नींद में किसी और के खेत को ट्रक मत चला दिया हो? अरे गोरी, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों फिर से टूना के खेत में जाएंगे और इस बार टूना के खेत को इस तरह से बर्बाद करूंगा मैं, जिससे टूना जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले जाना, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुमने ठीक से काम न किया हो। फिर रात होते ही कालू और गोरी टूना के खेत में जाते हैं। दोनों खेत को बर्बाद करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक सारे जादुई कीड़े कालू और गोरी को अपनी जादुई शक्ति से जकड़ लेते हैं। कालू और गोरी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर आसपास के सभी चिड़िया और टूना और टूनी भी वहां पहुंच जाते हैं। तुम लोग ने टूना को जितना बर्बाद करना था कर लिया। अब तुम लोग टूना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम जादुई कीड़े टूना के साथ हैं। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें छोड़ दो। नहीं, तुमने जो किया है एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है, इसीलिए हम तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हे जादुई कीड़े, हमसे भूल हो गई, भगवान के लिए हम दोनों को छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमें जान से मत मारो। नहीं नहीं, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक आम कीड़ा बना देता हूँ। उदयपुर के जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब और अनाथ चिड़िया थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। टूनी टूटी फूटी झोपड़ी और दूसरे के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती थी। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आने लगता है और देखते ही देखते बर्फ गिरने लग जाती है। धीरे धीरे सर्दी तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ठंड से बचने के लिए मुझे लकड़ियों का इंतजाम करना ही होगा। फिर पास में पड़ी फटी चादर ओढ़कर टूनी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह टूनी लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से जंगल में कहीं पर भी सूखी लकड़ियां नहीं थी, जिसके कारण टूनी को लकड़ियां मिलने में बहुत परेशानी होती है। निराश मन से टूनी घर वापस आ जाती है। आज मुझे फिर से लकड़ियां नहीं मिली। अगर मिल जाती तो आग जलाकर मुझे ठंड से राहत मिल जाती। पता नहीं कब तक मुझे ऐसे ही ठंड में ठिठुरते रहना पड़ेगा। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवाएं और भी तेज हो जाती हैं। तभी कुछ समय बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। अरे, इस समय दरवाजे पर कौन आ सकता है? टूनी जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती एक बूढ़ी चिड़िया ठंड में ठिठुर रही थी। माँ जी, आप कौन हो? इतनी रात गए, वो भी बिना चादर के इतनी ठंड में क्यों घूम रही हो? बेटी, मैं दूसरे जंगल जा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई हूँ। मेरी मदद कर दो। आज रात रुकने को मुझे अपने घर में जगह दे दो। टूनी चिड़िया को बूढ़ी अम्मा पर दया आ जाती है और उसे अपने घर के अंदर ले आती है। टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, पता नहीं कैसे होंगे इसके घर वाले जो इसको इतनी ठंड में अकेली बाहर भेज दिए। टूनी चिड़िया अपना कंबल बूढ़ी चिड़िया को ओढ़ने को दे देती है, खुद बिना कंबल के सो जाती है। सुबह जब टूनी की नींद खुलती है तो उस बूढ़ी अम्मा को उठाने को उस कंबल को हटाती है और हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर बूढ़ी अम्मा नहीं होती है। अरे, ये क्या? बूढ़ी अम्मा तो चली गई बिना कुछ खाए।
मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैंने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। तभी उस कंबल से एक चमचमाती रोशनी निकलती है और उस कंबल से भोजन की प्लेट उसके सामने आ जाती है। भूख इतनी जोरों से थी, टूनी झट से खाना शुरू कर देती है। कंबल ओढ़कर टूनी चिड़िया बोलती है, काश मेरे पास लकड़ियाँ होती तो मैं ठंड से बच जाती। तभी लकड़ियाँ टूनी के सामने आ जाती हैं। अरे ये क्या, कहीं ये जादुई कंबल तो नहीं? लगता है वो अम्मा जादुई थी, जिससे यह कंबल भी जादुई हो गया। कंबल ओढ़कर टूनी चिड़िया बोलती है, काश मेरे पास लकड़ियाँ होती तो मैं ठंड से बच जाती। तभी लकड़ियाँ टूनी के सामने आ जाती हैं। अरे ये क्या, कहीं ये जादुई कंबल तो नहीं? लगता है वो अम्मा जादुई थी, जिससे यह कंबल भी जादुई हो गया। फिर टूनी उस जादुई कंबल से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उस जादुई कंबल से पूरा करती है। टूनी जंगल में ठंड से ठिठुर रहे पंछियों को उस जादुई कंबल से ज़रूरतमंद चीज़ें देती है। इस तरह खुशी खुशी टूनी चिड़िया जंगल में पंछियों की मदद करती है।